हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट की थी। ठीक है जी, 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाले क्वेश्चन वीडियो देखना है तो आप ऊपर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको ऊपर प्ले लिस्ट के अंदर चैप्टर 1 से लेके 12 तक के सारे चैप्टर क्लास 12th के और क्लास 11th के और क्लास 10th के सारे चैप्टर आपको सेपरेटली प्ले लिस्ट के अंदर मिलेंगे। चैप्टर के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी आपको सीरियल वाइज मिलेंगे। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। कौन सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं ना। आज के इस वीडियो में अपन ये एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, काम वही करेंगे अपन। मैं आपको एलपीपी बना के दे दूंगा ना, आप 16 खुद से करेंगे। एलपीपी बनाने की आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, सोल्यूशन आप खुद करोगे। आपने सीखा है 12.1 के अंदर आपने पूरी एलपीपी सोल्व करनी सीख लिया है, सारी कंडीशन सीख ली, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है उसमें, है ना, वो आप खुद से करें। मैं आपको एलपीपी बनाना सिखा रहा हूँ बस, है ना। तरीका वही है, जो गिवन वैल्यू है पहले वो लिख लो, फिर जो जिस पे कंडीशन है उसको रो में रखो टेबल के अंदर और एलपीपी बना दो। एक फंक्शन होगा जिसको आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के शेड बनाता है। कोई फैक्ट्री है ना, वो क्या कर रहा है, पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के शेड बनाता है। ठीक है, दो प्रकार की चीजें बना रहा है, पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के शेड। ठीक है, प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने काटने, मतलब या तो रगड़ना काटने की बात है, और एक स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब पेडेस्टल लैंप हो चाहे लकड़ी के शेड हो, इनको बनाने के लिए एक तो रगड़ने काटने वाला कोई मशीन चाहिए और एक क्या चाहिए, स्प्रे करने के लिए उस पर मशीन चाहिए। ठीक है, एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने के और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। ये तो कंडीशन दे दी कि लैंप के निर्माण में क्या कुछ लगता है। ठीक है, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने का और 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्प्रेयर मशीन की प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे और रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे के लिए उपलब्ध है। मतलब कंडीशन दे दी किस पे, मशीनों पे, टाइम पे दे दी कंडीशन। स्प्रेयर मशीन के टाइम पे दे दी 20 घंटे उपलब्ध है वो तो, और रगड़ने काटने की मशीन जो 12 घंटे के लिए उपलब्ध है। ठीक है, एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपए और एक शेड की बिक्री पर 3 रुपए का लाभ होता है। प्रॉफिट फंक्शन है ना, लाभ होगा। यह मानते हो कि सिर्फ सभी निर्मित लैंप और शेड बिक जाते हैं। ये कंडीशन दे दी उसने कि जितने वो फैक्ट्री बनाएगा एक दिन में सारे बेच देगा। ठीक है, तो बताइए कि वह निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाए कि लाभ अधिकतम हो, है ना। प्रॉफिट को मेरे को मैक्सिमाइज करना है और कितने पेडेस्टल लैंप या लकड़ी के शेड बनाए वो आपसे पूछ रहा है ना। तो पहले जो गिवन चीजें हैं वो लिखते हैं आंसर में। दिया है, पहले लाभ लिख लेते हैं ना, या यूं लिख दो, स्प्रेयर मशीन की प्रतिदिन उपलब्धता, स्प्रेयर मशीन की प्रतिदिन उपलब्धता कितने घंटे है, 20 घंटे। और रगड़ने काटने की मशीन, रगड़ने काटने की मशीन की प्रतिदिन उपलब्धता कितनी है, 12 घंटे। बोले सर ये क्यों नहीं लिखा, ये निर्माण में 2 घंटे, काटने के 3 घंटे का, ये तो टेबल के अंदर जाएंगे ना, कंडीशन है ये तो। ठीक है, लैंप पर लाभ है ना, लैंप की बिक्री पर लाभ, जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। लैंप की बिक्री पर लाभ बराबर कितना है, 5 रुपए का। और पेडेस्टल है ना, शेड की बिक्री पर, है ना, शेड की बिक्री पर लाभ वो कितना है, कितना दिया उसने, 3 रुपए का। ठीक है, और कह रहा है कि यह मानते हो कि सभी निर्मित लैंप और शेड बिक जाते हैं, तो बताइए कि निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाए। मतलब कितने तो लैंप बनाए और कितने क्या बनाए, शेड बनाए। तो मैं मान लेता हूं ना, माना अधिकतम लाभ के लिए
अधिकतम लाभ के लिए प्रतिदिन एक्स, तो लैंप, पेडस्टल लैंप, पेडस्टल लैंप, वह वाई शेड बनाने चाहिए। अब टेबल बनाते हैं। हाँ, दो वस्तुएं कौन सी हैं? एक तो लैंप और एक है शेड। ठीक है, उधर लिखेंगे टाइम। कंडीशन किस पे है? टाइम पे ना, टाइम प्रतिदिन मशीन की उपलब्धता। और रगड़ने काटने है ना, एक रगड़ने काटने का समय, रगड़ने, लिमिट इधर लिखने ना, समय किस, लिमिट किस पे? समय पे है, तो वो लिखेंगे रो में। कॉलम में भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन जो हैबिचुअल है वो रो के साथ है, तो रो में बनाएंगे ना। तो रगड़ने काटने का समय और स्प्रेयर का समय, तो है वस्तुएं हैं और इधर समय है। वस्तुएं कौन सी हैं? एक तो लैंप है जो कितने बनाने चाहिए? एक्स, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। और एक है शेड, वो कितने बनाने चाहिए? वाई। ठीक है, अब देखते हैं, लैंप की बात करते हैं। प्रत्येक के निर्माण में रगड़ने काटने और स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे तो रगड़ने काटने, लैंप के निर्माण में 2 घंटे तो रगड़ने काटने, ठीक है, और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा तो रगड़ने काटने। शेड के निर्माण में रगड़ने काटने का समय कितना है? 1 घंटा, और 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। 2 घंटे क्या है? स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। कुल समय कितना है? रगड़ने काटने का कुल समय कितना है? स्प्रेयर मशीन की प्रतिदिन तो 20 घंटे उपलब्ध है, और रगड़ने काटने वाले कितने हैं? 12 घंटे उपलब्ध है। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना z बराबर क्या है? लाभ, प्रॉफिट फंक्शन है जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा? z से। देयरफॉर मैक्स z, लाभ को क्या करना है? अधिकतम करना है। अब देखो कैसे, अब लाभ बनेगा कैसे? एक लैंप की बिक्री पर लाभ है 5 रुपए का, और लैंप कितने बना रहे हैं अपन? x, तो लाभ कितना हो गया? 5x। ठीक है, एक शेड की बिक्री पर 3 रुपए का लाभ है, और अपन शेड कितने बना रहे हैं? भाई लिख रखा है ना, शेड बनानी चाहिए, प्लस 3y, ये तो हो गया लाभ फलन, है ना। एंड अब लिखेंगे कंस्टेंट्स, है ना, कंस्टेंट्स लिखेंगे। देखो, रगड़ने काटने की मशीन की उपलब्धता कितनी है? अधिकतम 12 घंटे है, उससे ज़्यादा नहीं है। वापस देख लो, जबकि काटने, ठीक है, स्प्रे मशीन प्रतिदिन 20 घंटे, अधिकतम 20 घंटे, और रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे के लिए उपलब्ध है ना, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम। अब तो देखो, 2 रगड़ने काटने का, एक लैंप पर रगड़ने काटने का समय कितना है? 2 घंटे, तो एक्स लैंप पर कितना हो जाएगा? 2x प्लस एक शेड पर रगड़ने काटने का समय कितना है? 1 घंटा, तो वाई शेड पर कितना हो जाएगा? वाई लेस देन इक्वल कितना होगा? 12। ये कौन सा है? लेस देन इक्वल क्यों? क्योंकि 12 से ज़्यादा घंटे उपलब्ध नहीं है ना। रगड़ने काटने के समय का अवरोध। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्रेयर की। एक लैंप पर स्प्रेयर का समय कितना लगता है?
3 घंटे, तो एक्स लैंप पर कितना लगेगा 3x प्लस एक साइड पर स्प्रेयर का समय कितना है 2 घंटे, तो वाई साइड पर कितना हो जाएगा 2y। ये कुल मिला के जो समय है 20 घंटे से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि 20 ही मशीन ही 20 घंटे के लिए उपलब्ध है, तो 20 से कम या 20 के बराबर होगा। नंबर सेकंड, ये कौन सा है, कौन सा अवरोध है, स्प्रेयर मशीन के समय, लिख दो आप जिसको पता रहे, है ना, का अवरोध, का अवरोध। और दोनों हमारे नॉन नेगेटिव अवरोध रहते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि पेडिस्टल लैंप भी नेगेटिव नहीं हो सकते और शेड भी नेगेटिव नहीं हो सकते, जीरो हो सकते है ना, कि या तो पेडिस्टल लैंप भी बना दे सारे, या क्या बना दे सारे शेड बना दे ना। तो ये हमारे पास आपके सामने एलपीपी बन के तैयार होगी ना। इसको आप ग्राफिकली सोल्व कर लेंगे, सोल्व दिस एलपीपी बाय ग्राफिकली सोल्व कर लेंगे, और आपके पास फिजिबल रीजन आएगा। उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे आप देख लेंगे कौन से कॉर्नर पॉइंट पे जो जेड है वो मैक्स है। जिस कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, उस कॉर्नर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो आपको बताएगा कि कितने पेडिस्टल बनाए, और वाई कोऑर्डिनेट है वो आपको क्या बताएगा कि कितने शेड बनाए, है ना। तो ये आप आगे खुद से कर लेंगे ना, क्योंकि मैं आपको सोल्व करके नहीं दिखा रहा, पहले आपको बता रहा हूँ, और पीछे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिए। सोल्व नहीं करेंगे अपन, आपको एलपीपी बनाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना। चलो सोल्व आप खुद से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। एक कंपनी है जो प्लाईवुड के स्मृति चिन्ह बना रही है, ठीक है, स्मृति। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह, प्रति स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। बी प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने में लगते हैं। 2 स्मृति चिन्ह है जिनको काटने और जोड़ने का समय अलग अलग से बता रखा है, ठीक है, ये तो कंडीशन है। दिया गया कि काटने के लिए कुल समय 3 घंटे 20 मिनट तथा जोड़ने के लिए कुल समय कितना 4 घंटे उपलब्ध है। प्रत्येक ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 5 रुपए और प्रत्येक बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर 6 रुपए का लाभ होता है। तो ज्ञात कीजिए कि लाभ के अधिकतमीकरण के लिए प्रत्येक प्रकार के कितने स्मृति चिन्हों का कंपनी द्वारा निर्माण होना चाहिए ना। वही काम है ना, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। तो अब तक तो आपको इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप खुद से बना सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करें ना, फिर आप मैच करेंगे कैसे अपन ने सोचा था और सर ने कैसे सोच के बताया कि कैसे सोचना है ना, आपको बना सकते हैं आप। चलो जी, तो जो पहले चीजें गिवन है वो लिखते हैं आंसर में। उपलब्ध समय, ये तो कंडीशन है ना, ए प्रकार के बी प्रकार के, ठीक है। दिया है काटने का कुल समय, दिया है काटने का कुल उपलब्ध समय कितना है आपके पास 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। वह जोड़ने का कुल उपलब्ध समय बराबर कितना है 4 घंटे, ठीक है। जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं, वो तो कंडीशन और टेबल में जाएगी ना। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर लाभ कितना है 5 रुपए। ए प्रकार के स्मृति चिन्ह पर लाभ बराबर कितना है 5 रुपए। एंड बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर लाभ, स्मृति चिन्ह पर लाभ बराबर कितना है 6 रुपए, ठीक है, बोला उसने 6 रुपए। लाभ मैक्सिमाइज करना तो कितने स्मृति चिन्हों का, प्रत्येक प्रकार के कितने स्मृति चिन्हों का निर्माण करना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं, माना अधिकतम लाभ के लिए ए प्रकार के x व बी प्रकार के y स्मृति चिन्हों का निर्माण
होना चाहिए, मैंने मान लिया। मैक्सिमाइज लाभ के मैक्सिमम होने के लिए ए टाइप के जो स्मृति चिन्ह उनका एक्स और बी प्रकार के जो है उनका वाई निर्माण होना चाहिए। नंबर ऑफ है ये, नंबर ऑफ स्मृति चिन्ह ए कितने हैं एक्स और नंबर ऑफ स्मृति चिन्ह बी कितने हैं वाई। ठीक है, तो देखते हैं। इधर तो है काटने का, है ना, काटने का समय, काटने का समय, और क्योंकि लिमिट किस पे, काटने के समय पे है और जोड़ने के समय पे, उनको रो में रखेंगे। जोड़ने का समय, और इधर क्या है स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह, और इधर क्या है समय। इधर तो समय लिख रहे हैं पर इधर क्या स्मृति चिन्ह। ए प्रकार के हैं और कौन से बी प्रकार के, है ना। चलो चेक कर दे कंडीशन जो देखिए ना। प्रत्येक देखो ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने। ए प्रकार के मैंने कितने बनाए हैं एक्स और बी प्रकार के कितने बनाए मैंने वाई, लिखा है मैंने, सब लिखा है। ए प्रकार के एक स्मृति चिन्ह के काटने का समय कितना है, काटने का समय कितना है 5 मिनट, और 10 मिनट क्या है जोड़ने का, जोड़ने का समय कितना है 10 मिनट। ठीक है, ए प्रकार के लिए काटने का समय कितना 5 मिनट और जोड़ने का समय 10 मिनट ए प्रकार के। बी प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने और 8 मिनट जोड़ने। बी प्रकार के एक के लिए 8 मिनट तो काटने का और 8 मिनट ही क्या है जोड़ने का। ठीक है, और इधर क्या है कुल समय काटने का कितना है, काटने का कितना 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। अब देखो ये सारी इकाइयाँ मिनट में है ना, तो इसको भी मिनट में चेंज कर देता हूँ। 3 घंटे में कितने मिनट हुए 36 18 180 और 20 200 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए, काटने का कुल समय कितना हो गया 200 मिनट, क्योंकि 3 घंटे 20 मिनट थे, ये घंटे मिनट है ना, क्योंकि इकाइयाँ मेरे पास मिनट में, कैलकुलेशन करते समय यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तो मिनट मिनट में थी, इसको भी मिनट में चेंज कर लिया। ठीक है, जोड़ने का समय कितना है 4 घंटे, 4 घंटे है, तो इसको भी क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे। 6 चौक 24 240 मिनट। ये ध्यान रखना गलती हो जाएगी, पता ही नहीं रहेगा यूनिट सेम नहीं की तो ना। तो मान लेते हैं है ना, माना लाभ बराबर क्या है z मान लिया मैंने, देयरफॉर मैक्स z इक्वल्स टू, है ना। देखो ए प्रकार के एक स्मृति चिन्ह पर लाभ कितना हो रहा है 5 रुपए, और मैं कितने निर्माण कर रहा हूं x, तो x पर कितना लाभ हो जाएगा 5x, प्लस बी प्रकार के प्रत्येक स्मृति चिन्ह पर 6 रुपए का प्रॉफिट है, और मैं बी प्रकार के कितने बना रहा हूँ y, तो बी प्रकार के स्मृति चिन्ह पर कुल लाभ कितना हो जाएगा 6y। ठीक है, इसको मेरे को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है, मैंने लिख दिया कि z क्या है लाभ फलन है। ठीक है, अब लिखते हैं कंस्ट्रेंट्स। लिमिट किस पे दिए, काटने का समय और जोड़ने का समय। अब देखो ए प्रकार के एक स्मृति चिन्ह पर काटने का समय कितना है 5 मिनट, तो x पर कितना लग जाएगा 5x, प्लस बी प्रकार के एक स्मृति चिन्ह पर काटने का समय है 8 मिनट, तो y पर कितना लग जाएगा 8y। और टोटल जो ये जो मिला के काटने का समय ए प्रकार के और बी प्रकार के का जो समय है मिला के वो 200 मिनट से अधिक नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि मशीन इतनी देरी उपलब्ध है 3 घंटे 20 मिनट, मतलब 200 मिनट उपलब्ध है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है और इसके इक्वल हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 200। नंबर 1 है ना, कौन सा ये काटने के समय, काटने के समय का अवरोध। ठीक है जी, बात करते हैं जोड़ने के समय की, क्योंकि लिमिट इसी पे दी ना 240 मिनट ये उपलब्ध है। ए प्रकार के एक स्मृति चिन्ह को जोड़ने का समय कितना है x, तो 10 मिनट, तो x पर कितना समय लगेगा 10x, प्लस बी प्रकार के एक स्मृति चिन्ह पर जोड़ने का समय कितना 8 मिनट, तो y पर कितना लगेगा 8y, लेस देन इक्वल्स, क्योंकि ये 240 मिनट के लिए उपलब्ध है, उससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते। 240 ये कौन सा है, जोड़ने के समय का अवरोध, जोड़ने के समय का अवरोध। ये देखो पूरी इनइक्वालिटी 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर देंगे, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी आसान। तो 5x नॉन नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में
अपन डिवाइड कर सकते हैं। नॉन नेगेटिव याद रखना, नेगेटिव से नहीं कर सकते। 5x प्लस 4y लेस देन x इक्वल्स टू 120। नंबर 2, ये दो कंस्टेंट्स है और दो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स क्या हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बन गई, एलपीपी बन के तैयार होगी। इसको आप क्या करेंगे, बायोग्राफिकली इसको सोल्व करेंगे और उसका फिजिबल रीजन देखेंगे। फिर देखेंगे कौन से फिजिबल रीजन पे, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे z की जो वैल्यू है वो मैक्स आ रही है ना। जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू क्या है, मैक्स आए, तो आप बता देंगे कि उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो आपको बताएगा कि एक प्रकार के समवर्ती चिन्ह, और y कोऑर्डिनेट होगा वो बताएगा कि बी प्रकार के समवर्ती चिन्ह कितने बनाएंगे, है ना। तो ये आप खुद से करें, सोल्व आप खुद से करेंगे ना, जगह नहीं देखो बोर्ड पे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें दिस एंड दिस होंगी, बेचने की योजना बनाता है। एक व्यापारी है, एक मर्चेंट है, जो दो प्रकार के कंप्यूटर बेचने के बारे में सोच रहा है। एक तो डेस्कटॉप नमूना है और दूसरा क्या है, पोर्टेबल नमूना है, ठीक है, जिनकी कीमतें दे रखी हैं दिस और दिस, है ना। बाइंग प्राइस दे रखा है दिस एंड दिस, ठीक है। बेचने की योजना बनाता है। ये मैं सोचना बेचने सेलिंग प्राइस है ना, बाइंग प्राइस है, वो बोल रहे जिनकी कीमतें, मतलब बाइंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इनका क्या है, दिस एंड दिस, ठीक है, बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं है। उसने सर्वे करके देखा तो देखा कि जो टोटल कंप्यूटर हैं दोनों मिला के, उनकी जो मंथली जो मांग है वो कितनी है, 250 कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं बिकेंगे उसके पास। तो कंडीशन दे दी कि दोनों प्रकार के कंप्यूटर कितने खरीदेगा वो, कम से कम, है ना, अधिकतम, अधिक से अधिक कितने खरीदेगा, 250 खरीदेगा, उससे ज़्यादा नहीं खरीदेगा, क्योंकि मांग ही 250 की है और वो 300 ला के बैठ जाए तो 50 तो उसके वेस्टेज पड़े रहेंगे ना, पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। तो अधिकतम मांग कितनी है कंप्यूटरों की, अधिकतम मांग कितनी है, 250 है, बोला ना 250 से अधिक नहीं, मतलब अधिकतम 250 मांग है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये कंडीशन दे दी। डिकोड जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको डिकोड ढंग से करें, है ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटरों के नगों की संख्या ज्ञात करो। सीधा सीधा बोल दिया कि कितने तो डेस्कटॉप नमूने और कितने पोर्टेबल नमूने वो जो सौदागर है खरीदे या बेचे, है ना। नगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करे, मतलब कितने खरीदे, वो संग्रह करेगा ना, खरीदेगा तभी तो संग्रह करेगा। यदि उसके पास 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है, ये दूसरा कंस्टेंट्स दे दिया, अवरोध दे दिया किसका, पैसों का, और एक मांग का अवरोध दे दिया। कुल पैसे कितने हैं उसके पास, 70 लाख, ठीक है, से अधिक नहीं है। और डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ कितना है, 4500 रुपये, और पोर्टेबल नमूने पर लाभ कितना है, 70 लाख रुपए, 5 लाख है। डेस्कटॉप पर तो 4500 और पोर्टेबल नमूने पर 5000 रुपये का लाभ है, उसने दिया है। चलो जी, तो पहले जो लाभ देते हैं दिया है वो ही लिखते हैं ना आंसर में। प्रत्येक डेस्कटॉप नमूने पर लाभ बराबर कितना है, 4500 रुपये, और प्रत्येक पोर्टेबल नमूने पर लाभ बराबर क्या है, 5000 रुपये का, ठीक है, ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या बना रहे थे, टेबल बना रहे थे ना। टेबल के अंदर दो वस्तुएं थी, उनका एक ही दे रखा था, काटने का समय, जोड़ने का समय, ना रगड़ने का समय, इस तरह से टेबल में सेट हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, मांग दे रखी है आपको 250 और कुल पैसे दे रखे हैं ना, तो टेबल के बिना भी अपन कर सकते, देखो कैसे करेंगे ना। तो मैं मान लेता हूँ पहले, माना अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम लाभ के लिए सौदागर को डेस्कटॉप नमूने X व पोर्टेबल नमूने Y का संग्रह करना चाहिए, ठीक है। अब देखो मान लिया मैंने, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं जो क्या प्रॉफिट फंक्शन है ना। माना लाभ
बराबर कितना है उसका z है ना। देयरफॉर लाभ क्या करना मेरे को, मैक्स z है ना। देखो एक डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ कितना है 4500 रुपये। तो मैंने डेस्कटॉप नमूने कितने स्टोर करवाए उससे x, तो x पर कितना हो जाएगा 4500x प्लस एक पोर्टेबल नमूने पर लाभ कितना है 5000 रुपये है, और मैंने पोर्टेबल नमूने कितने उसको सलाह दी है कि संग्रह कर ले भाई y, तो पोर्टेबल नमूनों पर लाभ कितना हो जाएगा 5000y। ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको अपन को क्या करना मैक्सिमाइज करना है ना। इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपन को फाइंड करना, इष्टतम हल इसका फाइंड करना है ना। अधिकतम, इष्टतम अधिकतम भी हो सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम है ना, अधिकतम फाइंड करना है। अब देखो जिनकी कुल मांग कितनी है 250 है, या यूं लिख दो कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग कितनी है 250 है। मतलब x प्रकार के और y प्रकार के जो नमूने मिला के मैं खरीदवाना चाहूँगा उसको सलाह दूंगा, वो 250 से अधिक तो नहीं दूंगा, 250 से अधिक नहीं दूंगा। तो देखो क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 250, 250 नंबर फर्स्ट, ठीक है। और आप यूँ भी लिख देंगे इसके नीचे आप यूँ भी लिख देना, इसके नीचे ना वो गिवन वैल्यू वो लिख देना है ना। प्रत्येक डेस्कटॉप नमूने की कीमत कितनी है, इसकी डेस्कटॉप नमूने की कीमत कितनी है, जिनकी कीमतें क्रमशः डेस्कटॉप नमूने की कीमत कितनी है 25,000 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक पोर्टेबल नमूने की कीमत कितनी है, उसकी कीमत 40,000 रुपये, ठीक है। ये आप लिख देना रुपये और रुपये, ठीक है। ये इसके बाद गिवन है ना, गिवन है इसके नीचे लिख देंगे आप ना। और दूसरी जो कंस्ट्रेंट्स है, जो बाउंडेशन है वो किसकी है, पैसों की है। पहले तो मांग की थी कि 250 से अधिक नहीं खरीद के बैठेगा भाई, 250 से अधिक खरीदेगा बिकेंगे नहीं, पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, तो लाभ कहां से होगा, ठीक है। दूसरी जो बाउंडेशन है उसके पास रुपए कितने हैं, मिला के 70 लाख रुपए हैं, क्योंकि सौदागर के पास कुल धन 70 लाख, हाँ 70 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब वो 70 लाख रुपए से ज्यादा का तो माल खरीद ही नहीं सकता है ना। बोले सर उधार में खरीद लेगा, वो अलग कंडीशन है, उसकी बात नहीं करेंगे है ना। अब देखो एक डेस्कटॉप नमूने की कीमत कितनी है 25,000 रुपये, तो x की कितनी हो जाएगी 25x, 25,000x, 25,000x, क्योंकि ये बात आपने लिख दी कि प्रत्येक डेस्कटॉप नमूने की कीमत है 25,000 रुपये, और अपन कितने खरीदने हैं डेस्कटॉप नमूने x, तो उनका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 25,000x, प्लस एक पोर्टेबल नमूने की कीमत है 40,000 रुपये, और अपन कितने खरीद रहे हैं y, तो इनका कीमत कितनी हो जाएगी 40,000 y, और लेस देन इक्वल्स टू 70 लाख से ज्यादा तो अपन खरीद ही नहीं सकते, ठीक है। 70 लाख से ज्यादा अपन ये खरीद नहीं सकते हैं। तो देखो पहले तो 1000 से पूरी को डिवाइड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो क्या आ जाएगी, और 25x प्लस 40y लेस देन इक्वल्स टू 7,000, 30 उड़ा दी, और 5 से फिर डिविजिबल है, 5 से फिर डिविजिबल है, तो और क्या लिख देंगे, और 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल्स टू, बोले सर लेस देन इक्वल्स टू क्योंकि 70 लाख से ज्यादा नहीं लगा सकते, या तो 70 लाख पूरे लगा देगा उससे थोड़ी कम, 14 है ना, 14 बन 70, और पीछे क्या जाएगा 00, नंबर सेकंड। पहला कंस्टेंट्स किसका था, मांग का कंस्टेंट्स था। दूसरा कंस्टेंट्स क्या है, उसके पास जो टोटल धन है उसका कंस्टेंट्स ना, यहां लिख दो मांग का अवरोध, और उसके लिख दो धन, पैसों का अवरोध, पैसों का अवरोध, और दो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स रहते हैं, क्या x ग्रेटर देन इक्वल्स 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। ये आ गया आपके पास LPP, जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिस है,
दो कंस्टेंट्स हैं और दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं। इसको आप सोल्व करोगे बाय ग्राफिकली, आप खुद से करेंगे, मैं करके नहीं दिखा रहा बोर्ड पे जगह कम है, खुद से सॉल्यूशन करेंगे। फिजिबल रीजन आएगा, कॉर्नर पॉइंट आएंगे और आप उन कॉर्नर पॉइंट पे देखेंगे कि कौन से कॉर्नर पॉइंट पे ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो, मैक्स हो। जिस कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उस कॉर्नर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या बता देगा कि एक डेस्कटॉप नमूने कितने खरीदने हैं और पोर्टेबल नमूने कितने का संग्रह सौदागर को करना चाहिए। ये आप खुद से करेंगे, है ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि एक भोज्य में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। कोई फूड हो जिसमें 80 यूनिट तो क्या होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए और 100 यूनिट जो क्या होना चाहिए, खनिज होना चाहिए। ठीक है, दो प्रकार के भोज्य हैं आपके पास, दो प्रकार के भोज्य हैं, F1 और F2 उपलब्ध है। ठीक है, भोज्य F1 की लागत 4 रुपए प्रति मात्रक, मतलब F1 फूड है उसकी जो पर यूनिट का जो रेट है वो कितना है, 4 रुपए है। और F2 फूड की पर यूनिट का जो रेट है वो कितना है, खर्चा है वो कितना है, 5 रुपए। ठीक है, भोज्य F1 की एक इकाई में पर यूनिट में, F1 की पर यूनिट में कम से कम 3 यूनिट तो है विटामिन ए और 4 यूनिट है खनिज है। ठीक है, और F2 की प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज है। ठीक है, इसको एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए। पहले तो इससे आपको एलपीपी बनानी है। ठीक है, फिर उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिसमें इन दोनों भोज्यों का मिश्रण है, मतलब इन दोनों फूड को कितना कितना मिक्स करें, F1 और F2 को कितना कितना मिक्स करें जिससे उसका रेट क्या हो, मिनिमम हो और उसमें न्यूनतम पोषक तत्व हो। सारे जो पोषक तत्व चाहिए, मतलब 80 मात्रक तो विटामिन ए और 100 मात्रक विटामिन खनिज होना चाहिए, है ना, 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। तो आंसर में तरीका वही है, पहले जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं, है ना। ये तो कंडीशन है, लिमिट दे दी कि भोज्य में कम से कम 80 मात्रक तो विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए, ये तो लिमिट है। दो प्रकार के भोज्य हैं। ठीक है, रेट लेते हैं ना, भोज्य दिया है, भोज्य F1 की प्रति मात्रक लागत बराबर क्या है, मान दी है उसने ₹4 और वह भोज्य F2 की प्रति मात्रक लागत उसने क्या दी है, ₹6। ठीक है, और भी खनिज है ना, लागत दिस है, भोज्य फर्स्ट में दिस। ठीक है, और हाँ विटामिन ए की कम से कम आवश्यकता लिख दो, विटामिन ए की कम से कम आवश्यकता, कम से कम आवश्यकता बराबर कितनी है, 80 मात्रक। वह खनिज की कम से कम आवश्यकता जो है वो कितनी है, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। जो कंस्टेंट्स हैं ऐसी समीकरण बनेंगी कम से कम, मतलब उससे कम नहीं उससे अधिक हो सकती है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बनेंगी। ध्यान रखें बस ये बात, शब्दों पे गौर करें। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं। ठीक है, इधर तो है विटामिन ए, क्योंकि कंडीशन किस पे दी है, विटामिन पे दी है ना, और खनिज पे दी है कि ये इतने कम से कम चाहिए, विटामिन ए और खनिज। भोज्य कौन से हैं, भोज्य F1 और भोज्य F2। ठीक है, इधर तो है भोज्य और इधर क्या है, पोषक। ठीक है, भोज्य एक बाद में लिखते हैं, चलो मानना था ना कितने मिक्स करें, है ना। चलो जब चीजें की पहले लिखते हैं, भोज्य F1 की पर यूनिट में विटामिन ए कितना है देख लेते हैं। ठीक है, भोज्य F1 की पर यूनिट में कम से कम 3 मात्रक तो विटामिन ए है, 3 मात्रक। भोज्य F1 की एक यूनिट में कितने मात्रक विटामिन ए, 3 मात्रक। ठीक है,
और 4 मात्रक खनिज हैं। खनिज कितने हैं? 4 मात्रक हैं, ठीक है। भोज्य F2 की प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन है। F2 की पर यूनिट में विटामिन ए कितना है? 6 यूनिट, 6 मात्रक। और 3 मात्रक खनिज है, 3 मात्रक क्या है? खनिज है। और कुल कितने हैं? कम से कम है ये, कुल कम से कम विटामिन ए कितना चाहिए? 80 मात्रक। और खनिज कितना चाहिए? 100 मात्रक। कम से कम चाहिए, उससे कम नहीं, है ना। तो मैं मान लेता हूं माना भोज्य की न्यूनतम लागत, क्या कह रहा है? इसको समस्या में सूत्रबद्ध कीजिए। उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों भोज्यों का मिश्रण है ना। तो न्यूनतम लागत के लिए भोज्य F1 की x मात्रक व F2 की y मात्रक मिश्रण करने चाहिए, का मिश्रण बनाना चाहिए, मिश्रण बनाना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व हों, जिसमें न्यूनतम पोषक तत्व हैं, जिसमें न्यूनतम पोषक तत्व हों, ठीक है। तो मानते हैं, माना Z क्या है? भोज्य की लागत, भोज्य की लागत, ठीक है। देयरफॉर लागत को क्या करना मेरे को? मिनिमम Z, लागत को क्या करना? मिनिमम, है ना। क्या बोला? न्यूनतम मूल्य, है ना। देखो F1 की 1 मात्रक पर लागत कितनी है? 4 रुपए। और मैं कितनी मात्रक खरीद रहा हूं? X मात्रक। तो उसकी लागत कितनी होगी? F1 फूड की लागत कितनी हो जाएगी? 4x प्लस फूड F2 जो उसके पर यूनिट की जो लागत है वो 6 रुपए है। और मैं कितनी यूनिट खरीद रहा हूँ? Y यूनिट। तो कितनी हो जाएगी? 6y। ये तो आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। अब लिखते हैं कंस्ट्रेंट्स। एंड देखो भोज्य F1 में की मैं कितनी यूनिट खरीद रहा हूँ? x। और F2 कितनी यूनिट खरीद रहा हूँ? y। F2 की कितनी यूनिट है? y, ठीक है। अब देखते हैं फूड F1 की पर यूनिट में विटामिन ए कितना है? 3 मात्रक। तो x यूनिट में कितना हो जाएगा? 3x प्लस फूड F2 की पर यूनिट में विटामिन ए कितना है? 6 यूनिट। तो y यूनिट में कितना हो जाएगा? 6y। वो 80 मात्रक से कम नहीं होना चाहिए। पोषक जो है विटामिन ए जो है 80 से कम नहीं, न्यूनतम 80 होना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 80, नंबर फर्स्ट। क्यों? किसका लिखते रहे? विटामिन ए का अवरोध। वो समझ जाएगा कि कम से कम, उसने ये आपने बता दिया ना, तो वो पढ़ लेगा कि कम से कम कितना चाहिए विटामिन ए? 80 मात्रक, ठीक है। फूड F1 की पर यूनिट में खनिज कितना है? 4 मात्रक। तो x यूनिट में कितना होगा? 4x प्लस फूड F2 की y पर यूनिट में खनिज कितना है? 3 मात्रक। तो y यूनिट में कितना होगा? 3y। और ये दोनों मिला के जो खनिज है, ये फूड 1 से खनिज है, ये फूड 2 से खनिज है, ये दोनों मिला के 100 यूनिट से कम नहीं होने चाहिए। तो उससे क्या होंगे? 100 या 100 से अधिक। नंबर सेकंड, ये किसका है? खनिज का अवरोध, ठीक है। और दो हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स कौन से हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी LPP बन के तैयार होगी, जिसमें लागत को क्या करना है? मिनिमम करना है। और दो कंस्टेंट्स किसके? एक विटामिन ए का कंस्टेंट्स है कि विटामिन ए कम से कम 80 होना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे अधिक हो सकता है। खनिज 100 होना चाहिए, कम से कम 100 मात्रक, उससे कम नहीं, उससे अधिक हो सकता है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू की टाइप की ये क्या है? इनइक्वलिटी है। इसको सोल्व करेंगे आप बायोग्राफिकली, है ना। ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो आपको फिजिबल रीजन मिलेगा और कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे। आप कॉर्नर पॉइंट पे चेक करेंगे कि कौन से कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू क्या है? मिनिमम है। उस कॉर्नर पॉइंट पे आप बता देंगे कि जो जिस कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मिनिमम हो, उस कॉर्नर पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो आपको क्या बताएगा कि F1 की कितने यूनिट
और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताया कि फूड F2 की कितनी यूनिट मिक्स करना चाहिए जिससे लागत क्या होगी न्यूनतम, और पोषक तत्व क्या होंगे आपके जो न्यूनतम चाहिए वो सारे उसमें मौजूद होंगे ना। और ये जो आपको सोल्व करना आता है, एलपीपी सोल्व करना आती है, आपको पता है, चेक कर लोगे आप, बाउंडेड है, फिजिबल रीजन बाउंडेड है, तो कॉर्नर पॉइंट पे अनबाउंडेड है, तो कैसे देखते हैं, है ना। अनबाउंडेड होगा तो आप एक इनइक्वालिटी और बनाएंगे, है ना, वो आपको सब पता है। 12.1 के इंट्रो में या एक्सरसाइज में आपने बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे, और इंट्रो में भी किया, आपने देख लिया था। अनबाउंडेड है तो कैसे सोल्व करेंगे और बाउंडेड है तो कैसे सोल्व करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 है। दो प्रकार की कोई खाद है, उर्वरक है, F1 और F2 है, ठीक है। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है। F1 जो उर्वरक है उसमें 10% तो नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा सर किसका परसेंट, है ना, जो भी क्वांटिटी जो भी यूनिट दे रखी है उसका 10% है ना, ठीक है। F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के बाद एक किसान पाता है कि अपनी फसल के लिए 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg क्या फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। किसान ने मिट्टी की जांच कराई तो उसे पता चला कि उसमें जो फसल उसको चाहिए उसके लिए उसको 14 kg तो नाइट्रोजन चाहिए और 14 kg क्या चाहिए, फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है, ठीक है। यदि F1 की कीमत 6 रुपये पर kg और F2 की कीमत 5 रुपये पर kg है, प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग में के लिए चाहिए कि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके, और न्यूनतम लागत भी क्या है ना, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या होगा, जो खाद है उर्वरक है उसका जो रेट है वो क्या करना है, मेरे को मिनिमाइज करना है। और फसल के लिए जो 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg फास्फोरिक अम्ल की जो आवश्यकता है वो भी क्या हो जाए, उसकी भी क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। तो देखते हैं किस तरह से उन दोनों को मिक्स करेंगे, है ना, दोनों को मिक्स करेंगे ना। प्रत्येक प्रकार की कितनी कितनी खाद चाहिए मान लेते हैं, मिक्स नहीं करना, अलग अलग चाहिए तो भी मान लेंगे कितनी कितनी चाहिए। देखते हैं आंसर में जो चीज़ें दी हैं वो लिखते हैं। पहले दिया है हाँ, उर्वरक F1 की प्रति किग्रा लागत बराबर कितनी है, 6 रुपये। और F2 उर्वरक F2 की प्रति किग्रा लागत वो कितनी है, 5 रुपये। और फसल के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता 14 kg और फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता कितना है, 14 kg। फसल के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बराबर कितनी है, 14 kg व फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता बराबर वो भी कितने चाहिए मेरे को, 14 kg। अब बनाते हैं टेबल, या पहले मान लेते हैं, माना न्यूनतम लागत क्या करनी है मेरे को, न्यूनतम प्रत्येक प्रकार का कितना और उपयोग में ले जाना चाहिए कि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके। न्यूनतम लागत व वांछित पोषक तत्वों की जो आवश्यक पोषक तत्वों के लिए F1 की x किग्रा व F2 की y किग्रा की आवश्यकता है, है ना। भी लागत तो होनी चाहिए मिनिमम, और सभी पोषक तत्व तो मिल जाए उसके लिए मैंने मान लिया कि उर्वरक जो F1 है उसकी तो x किग्रा की आवश्यकता है और F2 की जो है y किग्रा की आवश्यकता है। तो टेबल बनाते हैं, देखो नाइट्रोजन, क्योंकि लिमिट किस पे दी है, नाइट्रोजन पे दी ना, नाइट्रोजन 10%, 14 kg है ना। और फास्फोरिक अम्ल उर्वरक F1 और उर्वरक
F2, ठीक है। इधर तो है उर्वरक और इधर क्या है पोषक तत्व, पोषक तत्व है, इधर उर्वरक है और इधर पोषक तत्व है ना। देखते हैं अब उर्वरक F1 में नाइट्रोजन कितना है, देखते हैं। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल। F1 में नाइट्रोजन कितना है 10% है ना, 10%। और यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो यूँ लिख दूंगा ना 10/100, ऐसे भी लिखते हैं। और फास्फोरिक अम्ल कितना है F1 में 6%, इसको क्या लिखते हैं 6/100, ठीक है। उर्वरक F2 में नाइट्रोजन कितना है, F2 में नाइट्रोजन कितना 5%, और यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा अपॉन में 100। और फास्फोरिक अम्ल कितना है 10%, तो यहाँ से भी परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो कितना होगा 10/100। और कुल जो आवश्यकता है वो कितनी है, क्योंकि लिमिट मेरे को किस पे दी है, नाइट्रोजन पे और फास्फोरिक अम्ल पे। कुल नाइट्रोजन कितना चाहिए 14 kg, 14 kg है ना, 14 kg और 14 kg। बोले ये परसेंटेज का साइन हटती है, जो क्वांटिटी है kg में आई है ना, किसका परसेंटेज है kg का ना, जितनी आवश्यक है उसका kg पर है ना, उसका परसेंटेज है। मैं मान लेता हूँ, माना Z बराबर क्या है उर्वरक का मूल्य, उर्वरक की लागत या मूल्य, उर्वरक का मूल्य, ठीक है। देयरफॉर मिनिमम Z इक्वल्स टू, हाँ देखते हैं उर्वरक F1 की प्रति किग्रा लागत कितनी है 6, और अपन कितना किग्रा खरीद रहे हैं F1 X, तो कुल लागत कितनी होगी, उर्वरक F1 की कुल लागत कितनी होगी 6x। बोले सर कैसे, 1 किग्रा की लागत 6 रुपये और कुल कितने किग्रा ले रहे हैं अपन x kg, ठीक है। इसी तरह उर्वरक F2 की पर kg लागत कितनी है 5, और F2 की अपन कितनी मात्रा खरीद रहे हैं y, तो इसकी कुल लागत कितनी हो जाएगी 5y। उर्वरक F1 की पर kg लागत 6 रुपये और x kg खरीद रहे हैं तो कुल लागत 6x, और F2 की 5 रुपये पर kg है और y kg खरीद रहे हैं तो टोटल कितनी होगी 5y, दोनों मिला के कुल लागत कितनी होगी 6x + 5y। ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको क्या करना है मिनिमाइज करना है, मेरे को मिनिमम करना है। अब कंस्ट्रेंट्स है एंड नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ये उर्वरक F1 की कितनी मात्रा खरीद रहा हूँ मैं F1 x और F2 की y है ना। नाइट्रोजन जो है उर्वरक F1 में जो नाइट्रोजन है वो कितनी है 10% है, किसका होगी वो जितनी उसकी मात्रा है, तो क्या आ जाएगी 10/100 x प्लस उर्वरक F2 में जो नाइट्रोजन की मात्रा वो कितनी है 5%, तो किसका होगी जितनी उसकी मात्रा है, उसकी कितनी मात्रा है y, तो 5/100 y लेस देन, नहीं सॉरी 14 kg से कम नहीं होनी चाहिए ना, 14 kg से कम नहीं होनी चाहिए। जमीन की फसल के लिए जो आवश्यकता है नाइट्रोजन की वो 14 kg से कम नहीं, थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी तो चलेगी ना। मिनिमम कितनी चाहिए 14 kg, तो ग्रेटर देन इक्वल्स चाहिए है ना 14 के। ये जो नाइट्रोजन है F1 से आई और ये जो नाइट्रोजन है F2 से आई, इन दोनों को मिला के जो मात्रा है वो 14 kg से कम नहीं होनी चाहिए फसल के लिए, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी तो चलेगी ना। लिख दो नाइट्रोजन का अवरोध, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो, देखो एलसीएम लेके 100 को उधर ले जाओ तो क्या होगा 10x + 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1400, और 5 से डिविजिबल है तो 2x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 दूनी 10 और 8 × 40 280, नंबर फर्स्ट। समझना यहाँ तक था, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। पहले तो 100 को उस तरफ ले गया, फिर 5 से डिविजिबल थी पूरी इनइक्वालिटी तो डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं फास्फोरिक अम्ल के अवरोध की। उर्वरक F1 में जो फास्फोरिक अम्ल है वो कितना 6% है, किसका 6%, जितनी उसकी मात्रा है, उसकी मात्रा कितनी है F1 की x है, तो 6/100 x प्लस F2 उर्वरक F2 में फास्फोरिक अम्ल कितना है वो 10% है, तो कितना हो जाएगा 10/100 y, किसका 10% किसका, जितनी उसकी मात्रा है उसका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। ये किसका अवरोध है, फास्फोरिक अम्ल का अवरोध, फास्फोरिक अम्ल का
अवरोध, ये आपको पता तो चल गया ना सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि मिनिमम जो आवश्यकता है फॉस्फोरिक अम्ल की, ये तो उर्वरक F1 से और F2 से दोनों मिला के 14 kg से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है वो 14 kg है। उससे कम होगी तो फसल कैसे होगी ना, उससे ज़्यादा होगी थोड़ी बहुत चलेगी, थोड़ी बहुत चलेगी, यूँ नहीं बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो भी फसल खराब हो सकती है ना। सोल्व कर लो इसको, तो 6x + 10y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1400, 100 उधर गया, 2 से डिविजिबल है ये पूरी इनइक्वलिटी, तो 3x 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 3x + 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 700, ये इनइक्वलिटी नंबर सेकंड है। और दो हमारे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स एंड क्या है, एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या बन गई LPP, जिसमें ये तो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मेरे को मिनिमम करना है, और ये दो कंस्टेंट्स हैं, ये दो कंस्टेंट्स हैं, ये तो नाइट्रोजन का कंस्टेंट्स है और ये है फास्फोरिक अम्ल का कंस्टेंट्स, और ये दो हमारी क्या नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, ये LPP बन के तैयार होगी। आप इसको सोल्व करेंगे ग्राफिकली ना, ग्राफ में आपका इस आपके पास इस LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्या आएगा, फिजिबल रीजन आएगा, सॉल्यूशन रीजन आएगा। आप उसमें कॉर्नर पॉइंट आएंगे, आप उसमें चेक करोगे कि कौन से कॉर्नर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये है इसकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मिनिमम होगी या अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होगा, तो आप चेक कर लोगे एक नई इनइक्वलिटी बना के, जो आपने सीख लिया है ना एक्सरसाइज 12.1 के अंदर, आपने अच्छे से सीख लिया सोल्व करना LPP को। सोल्व नहीं करके दिखा रहा मैं आपको, सोल्व आप खुद से करेंगे। देखो बोर्ड पे जगह बहुत कम है, बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड पे जगह बहुत कम है, आप खुद से करेंगे ना। जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू मिनिमम है, उस कॉर्नर पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या देगा हमें कि F1 की कितनी मात्रा, और y कोऑर्डिनेट क्या देगा कि F2 की कितनी मात्रा की आवश्यकता है, जिससे लागत हो कम से कम और पोषक तत्व तो सारे मिल जाए। चलो जी आप खुद करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है, MCQ टाइप का है, ऑब्जेक्टिव है ना, आपको टिक द करेक्ट करना है, आपको ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न असमीकरण निकाय दिस दिस एंड दिस, तीन इनइक्वलिटी दे दी, दो तो इनइक्वलिटी है और ये दो नॉन नेगेटिव इनइक्वलिटी है, ठीक है, से निर्धारित सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु, इनसे जो फिजिबल रीजन आएगा, इन इनइक्वलिटी से जो फिजिबल रीजन आएगा उनके कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, 0,0, 5,0, 3,0, 3,4 और 0,5 है। कोणीय बिंदु दे दिए आपको, कॉर्नर पॉइंट दे दिए इनइक्वलिटी से, कंस्ट्रेंट से आपका जो फिजिबल रीजन आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट दे दिए, ठीक है। माना कि z बराबर px प्लस qy है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे दिए, z बराबर px प्लस qy है, जहां p और q क्या है, ग्रेटर देन 0 है। p तथा q के लिए निम्न में से कौन सा प्रतिबंध उचित है ताकि z का अधिकतम मान 3,4 और 0,5 दोनों पर घटित होता है ना। आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया, कॉर्नर पॉइंट दे दिया, और आपको बोल दिया कि z की जो मैक्सिमम वैल्यू है दो कॉर्नर पॉइंट पे है, 3,4 पे है और 0,5 पे। दो कॉर्नर पॉइंट पे z की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब दोनों क्या होंगे, उन दोनों पॉइंट पे z की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। दिया है, सोल्व करेंगे अपन, दिया है, क्या दिया है, z इक्वल्स क्या है, px प्लस qy, देयरफॉर बिंदु 3,4 पर z का मान सॉरी क्या होगा, z बराबर x की जगह 3 रखूँगा तो 3p प्लस y की जगह 4 रखूँगा 4q, नंबर 1। तथा बोले सर इन दो पे क्यों निकाल रहे हैं, इस पे क्यों निकाला, वो 0,0, 5,0 उस पे क्यों नहीं, क्योंकि आपको अधिकतम मान इन दो पॉइंट पे दिए, तो मेरे को मतलब सिर्फ इन दोनों से 0,5 पर z का मान, z क्या हो जाएगा, 0,5 पर z का मान क्या हो जाएगा, देखो 0 रखूंगा यहाँ पे तो 0 प्लस qy कितना है, y की जगह कितना रखूंगा 5, तो 5q, नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिंदु 3,4 व 0,5 पर z का अधिकतम मान घटित होता है, देयरफॉर z एट 3,4 इक्वल्स टू z इक्वल एट 0,4 है ना, 0,5, मतलब 3,4 पर जो z की वैल्यू है
वो 21 पे होगी, 0,5 पे जेड की वैल्यू, क्योंकि अधिकतम मान है दोनों पे है ना, तो लिख दो, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर 3,4 पे कितनी है 3p + 4q इक्वल्स टू 0,5 पे कितनी है 5q। क्यू एक तरफ करूँगा तो उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 3p बराबर q। ये देखो 3p बराबर q है ना, मतलब q बराबर 3p। ये हमारा ऑप्शन सही है। कौन सा? डी इज आवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, पहली बार इसमें क्वेश्चन का आंसर चेक करें नंबर 11th का, क्योंकि अपन ने सोल्व ही नहीं की। सोल्व करते तो आंसर मैच करते, सोल्व तो आपको खुद करना है ना एलपीपी को। डी, हाँ डी इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी की जो एलपीपी थी 10 नंबर तक आपने फॉर्मुलेट करना बहुत अच्छे से सीख लिया। मैं मान के चलता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप एलपीपी बनाना सीख गए। अब जब अपन मिसलेनियस के एग्जाम्पल और मिसलेनियस करेंगे तो आप पहले क्या करेंगे, खुद से करेंगे ना। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।